राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हमें देखना था खड़ी बोली का गद्य और संघर्ष की कहानी। यहीं पे हमने पिछली क्लास में ब्रेक किया था, तो आज इससे आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस देश की प्रांतीय भाषाओं को पहला धक्का लगा, जिसका कारण नवीन शिक्षा का प्रादुर्भाव था। कंपनी सरकार ने सन 1813 ईस्वी में एक एक्ट बना के संस्कृत फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध थे। वे आधुनिकता ले आने के लिए पश्चिमी ढंग की शिक्षा आवश्यक समझते थे। राजा साहब ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेविड हेयर की सहायता से एक स्कूल की स्थापना की। सन 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने उच्च शिक्षा के निमित्त एक कॉलेज खोला। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में कंपनी के डायरेक्टरों के पास जो परामर्श भेजा, उसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी ने शिक्षा संबंधी पूर्व निश्चित नीति में मौलिक परिवर्तन स्वीकार कर लिया। मैकाले ने सोचा था कि इस शिक्षा से प्रशासकीय कार्य के लिए क्लर्क तो मिलेंगे ही, कालांतर में भारतीय शिक्षित वर्ग अंग्रेजों की तरह सोचने विचारने लगेगा और अंग्रेजी राज्य की नींव सर्वदा के लिए दृढ़ हो जाएगी। मैकाले का सोचना आंशिक रूप से सच निकला, पर राजा राम मोहन राय अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। राष्ट्रीयता के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का योग कम महत्वपूर्ण नहीं रहा, किंतु इससे संस्कृत फारसी की शिक्षा को धक्का लगा। देशी भाषाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। सन 1835 में कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर अदालती भाषा के संबंध में सन 1836 में जो इश्तिहारनामा निकला, उसमें अदालतों में देसी भाषा के प्रयोग का निर्देश दिया गया। अभी तक हिंदी प्रदेशों की अदालती भाषा फारसी ही थी, पर जनता की सुविधा तथा अंग्रेजी शासन को दृढ़ बनाने की दृष्टि से अदालतों की भाषा देशी कर दी गई। पच्छाहम के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने के कारण सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। इसलिए हुक्म दिया गया है कि सन 1844 की कुंवर बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो, सो अपना अपना सवाल हिंदी की बोली में और फारसी और नागरी अक्षरन में लिखने के दाखिल करे, कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और हिंदी बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1836 ईस्वी। पर संप्रदायवादियों ने इस व्यवस्था को घोर विरोध किया। कहना न होगा, इसकी भूमिका जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही बांध दी थी, हिंदी और उर्दू को अलग अलग करके। इश्तिहार के साल भर बाद सन 1837 में हिंदी के स्थान पे उर्दू अदालतों की भाषा घोषित कर दी गई। यूँ तो 1803 में ही कंपनी ने तमाशी आदमी के बुझने के वास्ते नागरी भाषा और अक्षर में इश्तिहार जारी करने की आज्ञा निकाल दी थी। स्पष्ट है कि नागरी भाषा और अक्षर तमामी आदमी की भाषा थी, लेकिन सरकार जानबूझकर उसकी अवहेलना कर रही थी। सन 1836 के बाद प्रभु वर्ग अधिक चतुर हो गया और नई अदालती भाषा के आधार पे हमारी एकता पे गहरा प्रहार किया। शुक्ल के शब्दों में गारसा दतासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस कूटनीतिक कार्यवाही को समझा और उन्होंने स्पष्ट कहा
कि दिल्ली के मुसलमान बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था, वह अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को, जो एक दूसरी विदेशी भाषा है, लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं बंगला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी अक्षरों को हटा के उसके स्थान पे हिंदी को जारी करना चाहिए। राजा ने भेदभाव का विरोध करते हुए अतिवादी पंडितों और मुल्लाओं के संबंध में लिखा है, गर्ज मौलवी और पंडित दोनों की यह बड़ी भूल है कि तो सिवाय फेल और रफों के बाकी सब अल्फाज सही पाणिनि की टकसाल के खुरखुरे संस्कृत गोया यह हजारों बरस में हमें लोग हजारों हलालों के बास, हजारों तबद्दुल व तगैयत अपनी जबान में करते चले आए हैं। ये किसने लिखा था? राजाओं ने भेदभाव का विरोध करते हुए अतिवादी पंडितों और मुल्लाओं के संबंध में लिखा था, अपनी भाषा में लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि हमें भाषा में आम फहम और खास पसंद शब्दों का चुनाव करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहते हैं कि इतना ही नहीं, हमें भाषा में आम फहम और खास पसंद शब्दों का चुनाव करना चाहिए। अब खड़ी बोली हिंदी को दो प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ा। एक तो शासक वर्ग ने उसकी उपेक्षा ही नहीं, उसका विरोध करना आरंभ किया, और दूसरे उर्दू को राज्याश्रय मिलने से उसे एक समानांतर भाषा का सामना करना पड़ा। मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं को इस तरह के विरोधों से गुजरने की स्थिति ही नहीं आई, पर जन भाषा को सरकारी स्तर पर कुछ काल तक उपेक्षित भले ही कर लिया जाए, पर सर्वदा के लिए उसे दबाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे इसने अपने को अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर सर्वत्र प्रतिष्ठित कर लिया, पर हिंदी उर्दू के जो कृत्रिम झगड़ा अंग्रेजों और संप्रदायवादियों की कृपा से उठाया गया, वह देश के दो खंड हो जाने के बाद ही समाप्त हुआ। जैसा पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जन्म हुआ था 1823 में, निधन हुआ था 95 में। जनता के हित को देखते हुए सरकार की भाषा विषयक नीति को बदलने की चेष्टा कर रहे थे। वे आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि के पक्ष में थे। पीछे कहा जा चुका है कि फारसी लिपि में लिखी उर्दू को अरबी फारसी बहल उर्दू को वे विदेशी भाषा मानते थे। परंपरा से विकसित हिंदी में उन्होंने कई पुस्तकें और निबंध आदि लिखे, जैसे मानव धर्म सार है, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक हैं, उपनिषद सार है, भूगोल हस्तामलक है, वामा मनोरंजन है, राजा भोज का सपना है आदि है। तो ये क्या है? ये सब सितारे हिंद की रचनाएं हैं। मानव धर्म सार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, राजा भोज के सपना आदि। लेकिन बाद में चल के उनकी भाषा अरबी फारसी बहुल हो गई। यद्यपि इसके लिए उन्होंने नागरी लिपि का ही व्यवहार किया, पर उनकी अपनी सीमाएं थी। शिक्षा विभाग की नौकरी करते हुए अंग्रेजों की निर्धारित नीति के सर्वथा विरुद्ध जाना कैसे संभव था? तो पूछता है, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर कौन थे? तो सितारे हिंद थे। फिर भी उन्होंने जो कुछ किया वह बहुत बड़ा था। राजा साहब की इस नीति से चिढ़ के हेनरी पिंकार्ट ने भारतेंदु बाबू के नाम एक पत्र में लिखा कि 20 वर्ष हुए। उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं। उन बातों का प्रचलन करना परम चतुर लोगों का धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उसने अपनी हिंदी भाषा को भी बिना लाज छोड़ के उर्दू को प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। हिंदी पिंकार्ट के इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पत्र 1884 ईस्वी को लिखा गया। इसके 2 वर्ष पहले ही 1882 के एजुकेशन कमीशन के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने नागरी लिपि का प्रबल समर्थन किया था। किसने? सितारे हिंद ने। उनका कहना था
कि नागरी लिपि के प्रचार होने पर मैं शिक्षा संस्थाओं में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध बंगाल से अधिक इस वृद्धावस्था में अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। यह अवश्य है कि वे उर्दू के विरोधी नहीं थे। हाँ, फारसी लिपि और विदेशी शब्दावली को स्वीकार करने के लिए वे कभी भी प्रस्तुत न हुए। आज पुनर्विचार करने पे राजा साहब की नीति ही अधिक साधु और विवेकपूर्ण प्रतीत होती है। केवल इतिहास तिमिर नाशक और बनारस अखबार की भाषा के आधार पे जो फारसी अरबी प्रधान है, उनकी कृति पर धूल नहीं डाली जा सकती। प्रेमघन राजा साहब की शैली के प्रशंसक थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमघन से सहमत थे। रामविलास शर्मा का तो यहाँ तक कहना है कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली। तो हिंदी नई चाल में ढली कौन कहता है? भारतेंदु कहते हैं, पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली। यह कार्य इससे बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। ये कौन कहता है? रामविलास शर्मा कहते हैं कि 73 में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, वो तो 57 में राजा राम शिव प्रसाद सितारे हिंद के समय में ही नई चाल में ढल चुकी थी। भारतेंदु तो उसी को अपनाए हैं, ये रामविलास कहते हैं। इतिहास तिमिर नाशक और बनारस अखबार में राजा शिव प्रसाद जिस भाषा फारसी अरबी बहुल भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया राजा लक्ष्मण सिंह पर हुई। राजा शिव प्रसाद की भांति उन्हें भी हिंदी अंग्रेजी फारसी का अच्छा ज्ञान था। वे भी 20 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहे। राजा की उपाधि उन्हें भी अंग्रेजी सरकार से ही प्राप्त हुई थी, किंतु हिंदी के संबंध में उन्होंने राजा शिव प्रसाद का ठीक विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। वे शुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। उन्होंने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी अनुवाद भी शुद्ध हिंदी में किया है। मेघदूत और रघुवंश के अनुवाद भी उन्होंने किए। भाषा के संबंध में उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। कहते हैं कि हमारे मत में, कौन कहता है? लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के बहुत पद आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के। रघुवंशन का प्राक कथन है। ये जो कथन है, हमारे हिंदी दो बोली न्यारी न्यारी बोली है, ये रघुवंशम में कहते हैं। उनके जो अनुवाद करते हैं उसी में कहते हैं लक्ष्मण सिंह कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। आगे देखते हैं। लेकिन ह्यूम साहब के साथ एक्ट नंबर 10 का उल्था करते समय उन्होंने यह अनुभव किया कि जनता में विदेशी भाषा के बहुत से शब्द प्रचलित हैं और इसके आधार पर उन्हें अदालत, गवाह आदि शब्दों को ग्रहण करना पड़ा। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि इस समय तक हिंदी उर्दू अलग अलग भाषाएं हो गई थी, और दूसरी यह कि ऐसा होने पर भी अलगुजा इसकी सीमा तक नहीं पहुंचा था कि जनता में प्रचलित विदेशी शब्दों का एक बार के बहिष्कार कर दिया जाए। सरकारी नीति की चिंता न करते हुए लोग हिंदी के विकास में लगे हुए थे। अनुवाद, पाठ्यग्रंथ तथा स्वतंत्र पुस्तक लेखन के साथ साथ समाचार पत्र भी निकलने लगे। उदंत मार्तंड 1826 में निकला, समाचार सुधावर्षण 1854 में निकला। आदि से भाषा में निखार आने लगा और लोगों में भाषा की ओर झुकाव भी हुआ। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों को अपौरुषेयता में विश्वास करते हुए भी इस समाज ने हिंदू धर्म की सनातनी रूढ़ियों को प्रबल धक्का दिया। समाज के प्रचारकों ने देश में धर्म के माध्यम से जिस राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना को प्रवाहित किया, समस्त उत्तर भारत पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। धार्मिक आंदोलनों में
आर्य समाज ही सरकार का कोप भजन हुआ। स्वामी जी गुजराती थे, लेकिन उन्होंने देश की सर्वाधिक प्रचलित और व्यापक भाषा को अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। स्वामी जी के इस प्रचार के कारण हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी और उसके माध्यम से लोग अपने तर्कपूर्ण विचारों को व्यक्त करने लगे। पंजाब में प्रचलित उर्दू को इससे गहरा धक्का लगा। आर्य समाज के पहले ही नवीन चंद्र राय पंजाब में हिंदी के माध्यम से ब्रह्मा धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने फारसी मिश्रित उर्दू का घोर विरोध किया। उर्दू पर उस समय तक मजहबी रंग बहुत हद तक चढ़ चुका था कि राय को कहना पड़ा। नवीन चंद्र राय कहते हैं, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। नवीन चंद्र राय कहते हैं 1867 में उन्होंने हिंदी में ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका भी निकाली। तो ये आपको ध्यान देना है, ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका किसने निकाली? नवीन चंद्र राय ने। कब निकाला? 1867 में। इन्हीं दिनों श्रद्धाराम फुलौरी अपने प्रवचनों से सनातन धर्म के प्रचार के साथ ही हिंदी का प्रसार कर रहे थे। बाद में चलकर उन्होंने आर्य समाज का विरोध किया। वे बहुत ही ठोस संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते थे। उनके ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह, आपको ध्यान देना है, सत्यामृत प्रवाह किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फिल्लौरी। सन 1873 में उन्होंने भाग्यवती उपन्यास भी लिखा। 77 में लिखा है, पर यहाँ 73 दिया गया है। इन धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी का आशातीत प्रसार हुआ। कठिन से कठिन विषयों का विवेचन सरल भाषा में होने लगा। कहना न होगा कि हिंदी गद्य के निर्माण में मुख्यतः दो शक्तियों ने सहायता पहुंचाई। पहली शक्ति तत्कालीन ऐतिहासिक आवश्यकता है जो आधुनिकता के कारण प्रसूत हुई थी, और दूसरी विविध प्रकार के धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई। सौदागरों और व्यवसायियों के आवागमन से, उनके पारस्परिक विचार विनिमय से इस भाषा का जो बोलचाल में प्रयुक्त हो रही थी अपने आप विकास हुआ। धार्मिक आंदोलनकर्ताओं में ईसाई मिशनों ने पहले पहल देसी बोली की पहचान की और धर्म प्रचारार्थ हिंदी को अपनाया। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आदि प्रांतों का भेद मन में न लाते हुए विभिन्न प्रांतों में धार्मिक आंदोलनकर्ताओं ने हिंदी को स्वेच्छया अपनाया। इस तरह एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव के साथ साथ हिंदी आरंभ से ही अंतरप्रांतीय विचार विनिमय की भाषा बनती जा रही थी। पर भारतेंदु के उदय के पूर्व हिंदी गद्य व्यवस्थित न हो सका। नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों, खंडन मंडन, पूर्ण परिपत्रों, पाठ्य ग्रंथों आदि को सही अर्थ में साहित्य के अंतर्गत नहीं ग्रहण किया जा सकता। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचनाएं भी इस कोटि में नहीं आ सकती, क्योंकि वे कभी साफ सुथरा हिंदी गद्य लिखते थे तो कभी अरबी फारसी मिश्रित गद्य। राजा भोज का सपना निबंध के कारण उन्हें साहित्यिक श्रेणी में रखा जाता है, पर वह निबंध मौलिक न होकर मिस C.M. टकर के एक निबंध का अनुवाद है। राजा भोज का सपना पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पे छपा है। क्या छपा है? राजा भोज का स्वप्न, राजा ड्रीम बाई मिस C.M. टकर, ट्रांसलेटेड बाई राजा शिव प्रसाद CSIFR, H.C. टकर, स्कायर BCS, पर यह अनुवाद है टकसाली हिंदी में। अंतोतगत्वा शताब्दियों से विकसित होती हुई हिंदी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक विरोधी परिस्थितियों से गुजरती हुई एक शैली का निर्माण करने लगी।
पर अभी तक ब्रजभाषा, अवधी, पंडिताउपन, पंजाबी, गुजराती आदि के प्रभाव से वह अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर पाई थी। इसीलिए उसमें एक सर्वमान्य गद्य शैली की परंपरा नहीं दिख पड़ी, जो आगे चल के भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों द्वारा निर्मित हुई। लेकिन भारतेंदु मंडल के लिए भूमि निर्माण का कार्य इसी समय हुआ। इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं आंका जा सकता। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में है गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ। यहाँ पे गद्य की प्रतिष्ठा की गई और खड़ी बोली में कविता लिखना शुरुआत हुई। अध्याय 3 है ये इनकी बुक का और इसकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी। सबसे पहले है भारतेंदु और उनका मंडल। जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था, उन्हीं में बंगला, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं का गद्य भी विकसित और निर्मित हो रहा था। इसलिए अपनी अलग अलग विशेषताओं के बावजूद उनके साहित्य में एक प्रकार का अद्भुत साम्य भी दिखाई देता है। देशभक्ति तथा अंग्रेजों की शोषण नीति के विरोध में सभी एक मत हैं। इस समय ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो इतिहास की प्रगति का साथ देते और साहित्य के माध्यम से उसकी गतिशीलता को और भी शक्तिशाली ढंग से अग्रसारित करते। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और गुजराती में नर्मदा शंकर ने यही कार्य किया और इसमें ही इनकी महत्ता भी है। इन सभी व्यक्तियों की रचनाओं को अपने आप में साहित्य की उच्चतर कोटि में नहीं रखा जा सकता, फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गिने जाते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक गतिविधि के अंतः संघर्षों को परखा और उसके गतिशील जीवंत तत्वों को आगे बढ़ाने में भरपूर सहायता की। आर्थिक व्यवस्था में जिस पूंजीवाद का उदय हो रहा था, वह राष्ट्रीय चेतना का उन्नायक था। इसके कारण जिस व्यक्तिवाद का आविर्भाव हुआ, वह पहले पहल निबंधों में प्रकट हुआ। इस राष्ट्रीय चेतना को पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहचाना। इनका जन्म हुआ था 50 में 1800 और निधन 1885 में भारतेंदु जी का। हिंदी गद्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति भी थी। उनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक अतिशय समृद्ध कुल में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र स्वयं साहित्यकार और विद्यानुरागी थे। इनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था। पंडित ईश्वरी दत्त सरदार कवि, दीनदयाल गिरी, कन्हैया लाल, लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय नागर आदि उनके सभा सदस्य थे। बालक हरिश्चंद्र पे इस साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उनके जीवन का बीज मंत्र था। इसके लिए तो उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की नींव पड़ी। तो ध्यान देना है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना कभी 1870 में किसने की? भारतेंदु ने की। इसके माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहित करना उनका लक्ष्य था। 1873 में उन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। इस क्लब में लेख पाठ होता था। इस क्लब में पढ़े लिखे गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपते थे। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 में उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। वे बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे, किंतु बाह्य आडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे जन्म से उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, किंतु कर्म से वे जन सामान्य के साथ थे। वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे, पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। वे एक ओर रीतिकालिक रसिक थे, तो दूसरी ओर आधुनिक चेतना से संपन्न।
इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 में यह लौकिक लीला समाप्त हो गई। पर इतने थोड़े समय में ही उन्होंने जो कुछ किया वह सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। सन 1857 ईस्वी में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनता एक प्रकार की क्रांति से गुजर चुकी थी। इसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला और कंपनी के राज्य की परिसमाप्ति हो गई, लेकिन इससे अंग्रेजों की नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। थोड़े ही दिनों में लोग इस कपटपूर्ण घोषणा पत्र की वास्तविकता को समझ गए और राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में संलग्न हो गए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। भारतेंदु के कार्यों का लेखा जोखा अथवा उनके ऐतिहासिक रोल का आकलन करने के लिए उनके द्वारा संचालित, प्रकाशित तथा संपादित 3 पत्रिकाएं कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 के पत्रों को उलटना पड़ेगा। हरिश्चंद्र चंद्रिका के मुख्य पृष्ठ पे अंकित है, क्या अंकित है कि नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन वृत्त, राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना संभोषिता। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था, जिसे भारतेंदु के सहयोगी बिहारी चौबे निष्पन्न कर रहे थे। चौबे जी भाषा विज्ञान विषयक लेख भी लिख रहे थे। इंडियन एंटीक्वेरी टाइम्स आदि से संबंध प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ग्राउस आदि के हिंदी संबंधी वक्तव्यों पर विचार विनिमय भी प्रकाशित होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी। तो प्रश्न बना था ना टेस्ट में कि किस पत्रिका में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन में। किसमें? हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी। मध्यवर्गीय समाज पे विचार का कार्य उसी समय आरंभ हो गया था। कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन भी होता था। इसके साथ साथ पुराने ढंग की कविताएं, समस्या पूर्तियां, नायिका भेद पे क्रमशः लेख भी प्रकाशित होते रहते थे। उनकी पत्रिकाओं से साफ है कि गद्य के क्षेत्र में वह पूर्णतः आधुनिक थे, तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी। इसके मूलभूत कारणों की व्याख्या यथा प्रसंग आगे की जाएगी। अभी हम अपने को गद्य के विकास तक ही सीमित रखना चाहेंगे। गद्य को विविध विषयों की ओर ले जाने के साथ साथ उन्होंने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का परिहार करते हुए उसे नए विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया। सन 1873 में उन्होंने स्वयं लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में लिखते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली। इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिंदी नई चाल में ढली को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। भारतेंदु हिंदी गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए मध्यम वर्ग के पक्षपाती थे। यह मध्यम मार्ग
केवल मेल जोल की भाषा ही लेकर नहीं आया, उसने भाषा को सजीव बनाकर लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता भी जोड़ा। आचार्य शुक्ल हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की भाषा शैली की स्वच्छंदता, चपलता और उमंग पे मुग्ध हैं। यह उमंग जितनी भाषिक है उतनी ही सामाजिक भी। भारतेंदु का व्यक्तित्व अपनी उदारता, गुणग्राहकता आदि के कारण इतना आकर्षक और लोकप्रिय था कि उनके आसपास लेखकों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। उनमें बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। स्वयं भारतेंदु अपने परिवेश को अंतर प्रांतीय बनाना चाहते थे। चंद्रिका के सहायक संपादकों में ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगाल के दामोदर शास्त्री, बिहार के राधा कृष्ण, लाहौर, नवीन चंद्र राय पंजाबी आदि का नाम छपता था। इससे भारतेंदु के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण का पता चलता है। अपनी इस व्यापक चेतना के फलस्वरूप उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों, निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन आदि में ढाला। उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया। इन लेखकों में विषय संबंधी एक रूपता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे सभी एक ही युग चेतना के सूत्र में बंधे थे, पर अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता के कारण वे एक दूसरे से काफी भिन्न भी थे। भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। निबंध तो आधुनिक गद्य की अपनी खास चीज है। कविता और नाटक की अपनी ही परंपरा कम दीर्घ नहीं है। उपन्यास और कहानी लेखन के मूल में बंगला की प्रेरणा हो सकती है, पर निबंध उस समय की उस व्यक्तिगत स्वच्छंदता की देन है जो उस ऐतिहासिक परिवेश के कारण उत्पन्न हुई थी। इसीलिए अपने विचारों और मान्यताओं को जितने खुले और वैचित्र्यपूर्ण ढंग से उन लोगों ने निबंधों में व्यक्त किया, उतने खुले ढंग से अन्य किसी रचना प्रकार के माध्यम से नहीं। भारतेंदु के पूर्व हिंदी निबंध के नाम पे कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत परिचय तो मिल जाता है, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता। भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता सब कुछ के दर्शन होते हैं। निबंध चाहे ऐतिहासिक हो अथवा गवेषणात्मक, सामाजिक हो अथवा यात्रापरक, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है, जो अपनी व्यापकता में संपूर्ण युग चेतना को समेटे हुए हैं। अकबर और औरंगजेब का तुलनात्मक निबंध अकबर की ओर उनके झुकाव का द्योतक है। भारतेंदु ने निबंध लिखा है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। इसमें स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें केशव चंद्र को अधिक उदाराशय और आत्मनिरपेक्ष बतलाया गया है। यह भी उनके अधिक उदारवादी और प्रगतिशील होने का ही प्रमाण है। नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने मरणोन्मुखी रूढ़ियों को सर्वत्र झटका दिया है। काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश किया गया है। तदीय सर्वस्व, अस्पृश्यता और बाह्याडंबर का उद्घाटन करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं करता। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यात्रा वर्णन के लिए बीच बीच में जहाँ कहीं उन्हें अवकाश मिला है, रूढ़ियों पर चोट करने से बाज नहीं आए हैं। एक व्यक्ति का पिता पानी में डूबकर मर गया है। पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया उसका उल्लेख भारतेंदु ने भी किया है। इसी मंत्र से पिंडा कराया था पंडित जी ने। आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत। तो भारतेंदु की पंक्ति है। और कैसी पंक्ति है ये? तो एक व्यक्ति का पिता पानी में डूब के मर गया है, तो पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया है, यही ये मंत्र है कि आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत, तहाँ पर गए गाय को चले बुझबुला देत।
धर दे पिंडवा। फिर है सबे जाति गोपाल की शीर्षक से ही जाति पाति के विभेद का विरोध भी किया गया है। अपने देशवासियों के अज्ञान, संकीर्णता आदि की घोर भर्त्सना करते हुए वे उन्हें जगाने का प्रयास भी करते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में लिखते हैं वे कि वैसी ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रही बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। यह कार्य स्वयं भारतेंदु कर रहे थे। उन्होंने उसी में और आगे कहा है कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। जब तक 100-200 आदमी बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। वस्तुतः यह सुधार की बात नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। देश की गरीबी, कर, क्लेश, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख तो उन्होंने जगह जगह किया है। जातीय संगीत नामक निबंध पुस्तक में वे लिखते हैं निबंध में पुस्तक लिखने के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया है जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। बाल निकेतन, जन्मपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, फूट, बहर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व, योग्य पूर्वाचार्यों की स्तुति, जन्मभूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत, हिंदुस्तान की वस्तु हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन, ये विषय स्वयं भारतेंदु की चतुर्मुखी जागरूकता के परिचायक हैं। इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक हैं, पर अधिकांश जन्मभूमि तथा उनकी समस्याओं से संबद्ध है। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध, नाटक, काव्य सभी कुछ इन्हीं विषयों को दृष्टि में रख के लिखे गए हैं, अतः वे सोद्देश्य हैं। भारतेंदु ने सतर्कता पूर्वक अपने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। यो तो आवश्यकता अनुसार भाषा का परिष्कार संस्कार होता चला आ रहा था। राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना में जिस पुष्ट भाषा शैली का व्यवहार किया था, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनुवादों में भाषा शैली की जो सरसता उत्पन्न की थी, वह इस बात का द्योतक है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का निखार हो चला था, पर भारतेंदु ने उसे व्यवस्था देके आगे बढ़ाया। भारतेंदु को अनेक विषयों पर शोध से लिखना था। उक्त दोनों अनुवादों में पूर्व निश्चित विचारों और भावों को ढालना था, पर हरिश्चंद्र को दोनों दृष्टियों से मौलिक प्रयास करना था। उन्हें अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाना था, उनको जगाना था, उनमें पूर्ण चेतना को विकसित करना था। इसलिए उनकी शैली पे व्याख्यानात्मकता की छाप साफ देखी जा सकती है, किंतु यह धार्मिक व्याख्यानों से भिन्न है, क्योंकि इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किन्हीं अंशों में प्रतिफलित हुआ है। उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था। मुसलमानी शासन के अत्याचार से मुक्त होकर हिंदू जनता को राहत का अनुभव हुआ। इस तथ्य का भारतेंदु ने खुद उल्लेख किया है। इसके आधार पर कुछ लोग, जिनमें तथाकथित प्रगतिवादी भी शामिल हैं, भारतेंदु की रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवाद सूंघ लेते हैं। ऐसे लोगों का अपनी घ्राण शक्ति ठीक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकबर और औरंगजेब, महात्मा मुहम्मद, बीबी फातिमा आदि निबंध पढ़ना चाहिए, जिनमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है। भारतेंदु किसी भी एक धर्म के कट्टर समर्थक नहीं थे कि नहीं हम एकदम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, नहीं।
ये दोनों धर्मों को बराबर मानते थे और मानना भी चाहिए। सब धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं, सब बराबर हैं। भारतेंदु का ऐसा मानना था। वो मुसलमानों को भी सम्मान देते थे, हिंदुओं को भी देते थे। अंग्रेजी राज्य में कुछ अच्छाइयाँ भी थी। प्रेस, मुद्रण यंत्र, यातायात के नए साधन आदि। धार्मिक दृष्टि से भी वे उदार थे, अतः उसकी प्रशंसा न करना भी प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन वे मुसलमानी राज को प्लेग और अंग्रेजी राज को छई का रोग कहते थे। अंग्रेजों की शोषण नीति के सख्त खिलाफ थे। इसके प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया। औद्योगिकरण की मांग और निज भाषा को सब उन्नति का मूल कहा। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के इजारेदारों, पंडों, पुरोहितों, मौलवियों, राजाओं, जमींदारों, अमलों पे गहरा प्रहार किया। राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का प्रयोग पहली बार उन्होंने ही किया, भारतेंदु ने किया। ये प्रश्न बनता है, आ चुका है प्रश्न, सब प्रश्न आ चुके। देखिए यहीं से सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हरिश्चंद्र मैगजीन का हमने देखा व्याख्यानों की रिपोर्ट किसमें छपती थी, तो हरिश्चंद्र मैगजीन में राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? भारतेंदु ने किया। भाषा के संबंध में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसका निर्वाह वे सर्वत्र नहीं कर सके, फिर भी भरसक उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। सामान्यतः उनके वाक्य छोटे, व्यंजक और भावपूर्ण होते हैं। भाषा की यह सफाई और सरसता उनके समसामयिक किसी अन्य लेखक में नहीं मिलेगी। हास्य और व्यंग्य के लिए उनका अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखा जा सकता है। ठेठ बनारसी ठाठ के उन्मेषों से मुहावरों और लोकोक्तियों में अद्भुत सप्राणता आ गई है। तो यहाँ पे हमारे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र समाप्त होते हैं। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी हमें मिले हैं, तो जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें आप नोट करिए, ठीक, याद करिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बालकृष्ण भट्ट, ठीक, इनको पढ़ा जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। आप लोगों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।